नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि पीटी 365 के एनवायरनमेंट के पोर्शन का एक फ्री इनिशिएटिव यूपीएससी हिंदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसमें आज हम 5वां जो पार्ट है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ इसमें कवर हो रही है वो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर एज रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपदा रोधी अवसंरचना के लिए एक गठबंधन। तो ये जो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDRI बोलते हैं, ये अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और CDRI के बीच एक हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट जो है उसके अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। उससे क्या हो रहा है कि हम लोग CDRI को अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। तो हमने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यहाँ पर मान्यता दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं कि CDRI है क्या। तो जो भी अवसंरचनाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरह से डिजास्टर को बियर कर पाएगा, इसके लिए CDRI का निर्माण किया गया था। तो CDRI की उत्पत्ति होती है 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में, और भारत के ही प्रधानमंत्री के द्वारा यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने में सक्षम अवसंरचना प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ जो आपके संधारणीय विकास है वो सुनिश्चित किए जा सके। ठीक है, तो जो भी अवसंरचनाएं बनेंगी वो इस तरीके से हो कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो वो उस चीज को बियर कर ले, यही लचीलापन रखना होगा। सदस्य वर्तमान में 31 हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि भारत भी अब इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक सेंदेई फ्रेमवर्क था और पेरिस जलवायु समझौते, ये इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में तालमेल के लिए कार्य कर रहा है। ये एक रिपोर्ट भी निकालता है जिसका शीर्षक है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलिएशन डिवाइडेड। ठीक है, तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, याद रखना है क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलिएशन डिविडेंड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है। संबंधित सुर्खियों में देखें तो कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। पहली है कि लचीली अवसंरचना, अर्थात तो इसको बोलेंगे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लचीली अवसंरचना होती क्या है, इसका आशय होता है कि खतरनाक घटनाओं और आघातों को सहने, उनके खिलाफ प्रतिक्रिया करने और उनसे उभरने में सक्षम अवसंरचना, अर्थात ऐसी अवसंरचना बनाना या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि कभी अगर कोई डिजास्टर आता है तो जैसे सपोज करिए कि अगर अर्थक्वेक आया तो उस तरह की जो शॉक वेव्स होती हैं या आघात होते हैं उनको वो बियर कर सके। उनके खिलाफ क्या करते हैं कि जब भी बिल्डिंग बनती है तो हम लोग सिस्मिक जोन चेक करते हैं कि किस सिस्मिक जोन में है। सपोज करो कि अगर आपका जो हमारा प्लेस है गोरखपुर, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको चेक करके कम से कम जोन 4 के लायक जो है बनाया जाता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लचीली अवसंरचना, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा फिर वो उसको सहने में, अर्थक्वेक के झटके सहने में सक्षम होगा। लचीलेपन के लिए अवसंरचना दूसरी डेफिनेशन दी हुई है। ये एक ऐसी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक या प्रणालीगत लचीलेपन का समर्थन करते हुए प्रणालीगत जोखिम न पैदा न करे। यानी कि लचीलेपन के लिए अवसंरचना सेम वही चीज है, बस ये कहता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ना किसी मतलब सामाजिक रूप से ना ही आर्थिक रूप से जोखिम पैदा करे। ठीक है, मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो कि किसी प्रकार का जोखिम पैदा ना करे। ठीक, और तीसरा कहता है प्रकृति आधारित अवसंरचना समाधान, यानी कि ये अवसंरचना की भी रक्षा करते हैं और अवसंरचना संबंधी सेवा भी प्रदान करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम होते हैं और पर्यावरणीय अखंडता और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, समाज की भलाई को सुनिश्चित करते हैं। तो इसको बोलता है प्रकृति आधारित अवसंरचना समाधान। तो ऊपर की दोनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे लचीली अवसंरचना या लचीलेपन के लिए अवसंरचना सेम ही चीज है, एक में अवसंरचना के लिए बता रहा है और एक में समाज के लिए बता रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं CDRI के बारे में आपको पता चल गया है कि इसकी उत्पत्ति 2019 में होती है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में जो आयोजित हुआ था, वहां पर उद्देश्य क्या होता है कि ऐसी अवसंरचना प्रणाली बनाना जिससे कि जोखिम कम हो, उसके साथ साथ संधारणीय विकास को ध्यान में रखा जाए।
भारत इसका सदस्य है और सिंदई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के बीच में तालमेल का ये काम करता है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या था कि 2022 में मंत्रिमंडल ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दे दी थी। और किसके अंडर में दी थी? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अभी हुआ क्या था सुर्खियों में, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और CDRI के बीच हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दिया है, ये न्यूज़ था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये वर्ड जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में इतना बड़ा पोथा नहीं पूछता है, पूछता ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेसिक हो लेकिन पढ़ते समय दिमाग से स्किप होने का चांस मैक्सिमम हो। ठीक है, क्योंकि UPSC वाले या UPPCS वाले, अब तो UPPCS के भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड आते हैं, सेम UPSC के पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है। पहले UPPCS में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, लेकिन अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, अब वो भी थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों से देखा जाए तो कम से कम एनालिटिकल क्वेश्चंस देने का प्रयास कर रहे हैं जब से उनका सिलेबस चेंज हुआ है। तो हम वैसे ही पॉइंट कवर करेंगे जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है, और क्वेश्चन बना करके मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट्स, तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको बताना। इसको समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ की कोई सीमा होती है। जैसे सपोज करो कि भूमि की एक सीमा है कि कब तक आप उसमें उर्वरक डालोगे और कब तक वो अपनी उपजाऊ क्षमता बनाकर रख सकती है। ठीक है, इसी तरह से आपके सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली की भी एक क्षमता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड कह सकते हैं या इंग्लिश में देहली कहते हैं। ठीक है, तो रिस्क टिपिंग पॉइंट वो सीमा होती है जिसको पार अगर कर लिया जाए तो एक सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली जोखिम का सामना करने की अपनी क्षमता खो देगी और ऐसे पर विनाशकारी परिणाम या प्रभाव उत्पन्न होंगे। मतलब एक सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणाली जोखिम का सामना करने की जो क्षमता होती है अगर वो खो देती है तो उसको रिस्क टिपिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वो लास्ट पॉइंट है जिसको रिस्क टिपिंग पॉइंट कह रहे हैं। उसके बाद आपके विनाशकारी प्रभाव या परिणाम उत्पन्न होने के पूरे चांसेस हैं। रिस्क टिपिंग पॉइंट में क्या क्या आ सकता है? देखिए, 6 परस्पर जुड़े रिस्क टिपिंग पॉइंट निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहला है कि प्रजातियों की विलुप्ति में तेजी। आपको पता है कि बहुत सारी प्रजातियां IUCN की लिस्ट में एक्सटिंक्ट है, ठीक है, या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया। तो प्रजातियों के गायब होने के या विलुप्त होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है भूजल स्तर में गिरावट। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन मीन्स पिछले 5-6 साल से तो कम से कम जो लोग भी प्रिपरेशन में हैं सुन रहे होंगे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या हो सकने की कोई संभावना होती है तो वो होगा पानी के कारण। क्यों? क्योंकि भूजल स्तर गिर रहा है, हालांकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन पीने योग्य पानी क्या हो रहा है? ग्लेशियर के ही फॉर्म में है। तो वो धीरे धीरे जब पिघलेगा तो वो दूषित होगा। और वो चीज़ आप देख भी सकते हो कि जिसका भी हैंडपाइप होता था, पहले हैंडपंप होते थे घर में, नल जिसको बोलते हैं, अब वो हैंडपंप अमूमन शहरों में नहीं देखे जाते हैं, गांव में अभी भी हैं, लेकिन शहरों में उनसे पानी नहीं आता है। पहले कुएं होते थे, अब मैक्सिमम कुएं जो है वो बंद हो चुके हैं। ये चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 120 फुट या 150 फुट के नीचे जो चट्टानें रही होंगी जिसके ऊपर पानी संरक्षित रहा होगा, वो पानी अब खत्म हो गया। इसलिए अब क्या होता है, सबमर्सिबल कराते हैं लोग कि काफ़ी गहराई से अगली चट्टान के ऊपर जो पानी जुटा हुआ इकट्ठा है उसे निकाला जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भूमिगत जल का दोहन हो रहा है उससे भूमिगत जल खत्म हो रहा है और हम लोग कोई इस तरह का प्रयास अपने स्तर पर अभी तक नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो भूजल स्तर में गिरावट भी एक उसका कारण है। और भारत में एक डेटा दिया हुआ है कि लगभग 70% सिंचाई, 70% सिंचाई, 70% सिंचाई किससे होती है? तो भूजल से होती है। अगला है इसमें पर्वतीय ग्लेशियर। जो भी पर्वतीय ग्लेशियर, और मैंने आपको बताया भी, आपको खुद भी पता है कि वो पिघल रहे हैं। अंतरिक्ष मलबा, इसके कारण कई उपग्रह नष्ट हो रहे हैं क्योंकि जो स्पेस में डेब्रीज होती हैं या मलबा होता है जिसको डेब्रीज बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि सारे देशों के द्वारा अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं और फिर उन मलबों का क्या होता है, वो मलबे अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, अगला है असहनीय गर्मी। इसके कारण कुछ क्षेत्र में रहना असहनीय हो गया। आपको पता भी है कि हीट वेव के कारण कितनी ज़्यादा इस बार गर्मी बढ़ चुकी है और ये मैक्सिमम
टेम्परेचर जो है मुझे लगता है कि काफ़ी वर्षों बाद, 30 वर्ष के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है। और अनइंश्योरेबल फ्यूचर, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तूफान हो गया, बाढ़, आग जैसी गंभीर खतरे बीमा की लागत को इतना अधिक बढ़ा देंगे कि यह सुलभ या किफ़ायती नहीं रह जाएगा। पहले बीमे की दर क्या होती थी? सस्ती होती थी, लेकिन कोविड के बाद क्या हो गया? बीमा की जो दर है या बीमा जो खरीदने के लिए आप पैसे देते हो वो काफ़ी बढ़ गया, 2-3 हज़ार रुपये बढ़ गए, मतलब अप टू 20%, 25% बीमा की जो कंपनियाँ हैं, इंश्योरेंस की जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने रेट को हाइप कर दिया। तो इसके लिए उचित मूल्य पर जब बीमा नहीं मिलेगा तो इसको बोलेंगे अनइंश्योरेबल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। रिस्क टिपिंग पॉइंट आप समझ गए, 6 रिस्क टिपिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। न्यूज़ क्या है अब इसको सुन लेते हैं कि इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि विश्व कई मामलों में तेजी से रिस्क टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है, संबंधित तथ्य में कुछ बातें कही गई हैं जो हम लोग को अभी नहीं देखनी है। जितना रिस्क टिपिंग पॉइंट के बारे में बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब देखो होता क्या है कि जब कभी आप मेंस का आंसर लिखोगे और आपको अगर पर्यावरण से रिलेटेड या ग्लोबली कुछ ऐसा पॉइंट देना है तो आप रिस्क टिपिंग पॉइंट को डाल दोगे कि रिस्क टिपिंग पॉइंट के 6 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग और इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग विश्व क्या है कई मामलों में रिस्क टिपिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, यहां पर लिखा भी हुआ है, ये 4-5 पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसको बोलते हैं GLOF। ठीक है क्या ये है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको GLOF कहते हैं। ये कब न्यूज़ में आया? आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर सिक्किम में ऐसी एक घटना हुई कि वहाँ पे जो हिमनदीय झील थी वो क्या हुई, पहला तो बादल के फटने के कारण उसमें पानी आया, दूसरा जो बगल के बांध थे उसने भी नदी के द्वारा पानी इसमें छोड़ा और जो झील थी वो क्या हो गई, आउटबर्स्ट हो गई। तो इस घटना को बोला गया GLOF या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, देख लेते हैं होता क्या है GLOF क्या होता है। ये हिमनदीय झील जो होती है यानी कि जो ग्लेशियल लेक्स होती हैं ये जल के बहुत बड़े भंडार होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। इन झीलों का निर्माण कैसे होता है? जो भी ऊपर आपकी ग्लेशियल या ग्लेशियर्स होते हैं उनको लेकर के, या जो रिवर्स होती हैं इस तरह की हिमनद जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जब पिघलती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी उसमें आता है। GLOF क्या घटना है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? ये किसी भी कारण से अगर हिमनदीय झील यानी कि ग्लेशियल लेक जो है उसमें जो इकट्ठा होने वाला पानी है वो अचानक और बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाए, ढलान की दिशा में तेजी से बह के नीचे आ जाए। सपोज करो कि ये पहाड़ है आपका, अब इस पहाड़ के या पहाड़ी इलाके के इस क्षेत्र में कहीं पर क्या है, झील है। ठीक है, या थोड़ा सा हम इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, एक सेकेंड। सपोज करो यहां पर क्या है, एक झील है। ठीक है, तो ऊपर से बहने वाली जो भी हिमनद है या ग्लेशियल्स हैं वहां का पानी, या अगर दूसरा पहाड़ हो तो यहां जो नदी बह रही है इसका पानी इसी में आता है। ठीक, अगर एकाएक ये झील इतनी बढ़ जाए कि नीचे की ओर आउटबर्स्ट हो जाए और यहां पर घाटी में सारे शहर ऐसे बसे हुए हैं, सपोज करो कि सिक्किम जो है यहां बसा हुआ है, तो ये क्या होगा, इतना ज़्यादा इसमें पानी आ जाएगा कि पानी नीचे की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो आपको लगेगा कि झील से अचानक पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो नीचे का जितना भी पॉइंट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो सारा का सारा बहा करके लेता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हुई। अब देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, न्यूज़ क्या थी, कह रहा है कि हिमनदी सिक्किम में क्या हुआ कि हिमनदीय झील के टूटने से GLOF की घटना देखी गई, यानी कि तो GLOF की घटना, GLOF मीन्स ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना घटित हुई। ये घटना कहाँ घटित हुई, तो दक्षिणी लोनाहाक झील, नाम याद रखेंगे, साउथ, तो ये जो झील है लोनाहाक लेक, इसके जो दक्षिणी सदर्न जो इसका तटबंध है, ठीक है, सदर्न पोर्शन जो है उसके टूटने से हुई। सिक्किम में कैसे बाढ़ आई उसका कारण देख लेते हैं। हिमनद का पिघलना, पहला तो ये हुआ कि जो भी वहाँ पे जो भी ग्लेशियल है वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। सिक्किम की दक्षिणी लोनाहाक झील काफ़ी ऊंचाई पर हिमनदी क्षेत्र में स्थित है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद क्या हो गया,
तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते लोनाहाक झील में जल का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जीएलओएफ की घटना हो गई। क्या हुई कि जब हिमनदों के पिघलने से प्राप्त जल के कारण हिमनदीय झील में जल की मात्रा एक चरम बिंदु तक पहुंच जाती है, तब हिमनदीय झील के तटबंध जो डैम होता है ना, उसका जो बैरिकेटिंग है वो टूट जाता है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इस घटना में बादल फटने के कारण होने वाली अत्यधिक बारिश की भूमिका भी होती है। तो ये चीज याद रखना है कि मैंने पहले ही बताया कि एक तो बादल फटने की घटना होती है, इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, पहला। और दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि जो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, हिमनद पिघल जाता है। तो ये दो घटना हो गई। हुआ क्या कि चुंगथांग एक बांध था, वहां पर बाढ़ का पानी लाचेन नदी से होते हुए चुंगथांग में तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना तक पहुंच जाता है और चुंगथांग बांध से अतिरिक्त जल जो है वो छोड़ दिए जाने के कारण ये स्थिति और भी गंभीर हो गई। जब आप सिक्किम जाओगे कभी, अगर सपोज करो सिक्किम जाने का मौका मिलता है, तो जैसे ही आप वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पैरेलली पूरे रास्ते क्या मिलेगी? तीस्ता नदी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि तीस्ता नदी सिक्किम जाने के रास्ते में पड़ती है और जल विद्युत जो उसकी वहाँ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, वहाँ तक जो लाचेन नदी है उसका पानी चुंगथांग डैम से होते हुए वहाँ पहुँच गया था। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया? पानी छोड़ दिया उस डैम को बचाने के लिए। तो फिर आपका ये घटना हो गई। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात की जाए तो जीएलओएफ संबंधी सुभेद्यता कहाँ कहाँ है? कहता है कि जीएलओएफ की जो घटनाएं हैं, कम से कम 3 अत्यधिक विनाशकारी घटनाएं, जैसे केदारनाथ में एक हुई थी 2013 में, आपको पता है काफ़ी भयानक घटनाएं हुई थी। उनमें जो डेड बॉडीज़ हैं वो आज तक मिलती हैं। केदारनाथ मूवी अगर किसी ने देखी होगी तो आपको पता भी होगा कितनी भयानक घटना थी वो। फिर चमोली में 2021 में हुई और सिक्किम में 2023 में हुई। हालांकि सिक्किम वाले में पहले से काफ़ी प्रिपरेशन थी कि ठीक है चीज़ों को मैनेज कर लिया गया, लेकिन उत्तराखंड में जब सबसे पहली बार हुई तो वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, क्योंकि मुझे याद है उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है लोगों को उठानी पड़ी थी। चलिए, तो ये आपने समझ दिया जीएलओएफ के तहत जो चीज़ें हुई हैं भारत में अभी हाल ही में सिक्किम में, उसमें जो जो पॉइंट थे उसको शॉर्ट पॉइंट की तरह से, शॉर्ट नोट की तरफ से आप नोट कर सकते हैं। जैसे पहले जीएलओएफ की घटना नोट कर सकते हैं कि क्या है, किस नदी पर हुई, ठीक है, कहाँ हुई, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नोट कर सकते हैं जो आपका तीस्ता रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर जो डैम है चुंगथांग डैम, उसके बारे में थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, और जो लाचेन नदी है उसके बारे में नोट कर सकते हैं कि सारा पॉइंट जो है उसमें कवर कर लिया जाएगा। भारत में कब कब ये घटनाएं हुई वो भी मैंने आपको बता दिया कि चमोली में हुई, उत्तराखंड, चमोली, और फिर सिक्किम में हुई। कब हुई? 2013 में हुई, उसके बाद 2021 और फिर 23 में हुई। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक्स, स्वाम या भूकंपीय झटके। आपने, हमने, सबने, ठीक है, जो लोग भी इस ईस्टर्न यूपी साइड के होंगे या फिर नॉर्थ में थोड़ा दिल्ली के साइड के होंगे, कभी ना कभी 2013 के बाद से भूकंप के झटके महसूस किए होंगे, क्योंकि उसके बाद से कम 3 बार ऐसा हुआ कि हमने भूकंप को अनुभव किया, जिसमें 2014-15 के आसपास में या 16 के आसपास में जो भूकंप आया था वो नेपाल के लिए काफ़ी सीवियर था। हमारे वहाँ उतनी क्षति नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपने कभी ना कभी झटके दर्ज किए, मतलब देखे हैं या महसूस किए हैं। कहता है कि आइसलैंड में 24 घंटे में 2200 झटके आए। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इतने ज़्यादा झटके क्यों आ रहे हैं। क्या कोई प्लेट्स हैं जो बार बार एक दूसरे से टकरा रही हैं, या फिर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का कोई सिचुएशन है, जैसे अपसारी और अभिसारी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें कोई डेफिनेशन जैसा पॉइंट नहीं है। भूकंप और भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के बारे में समझ लेते हैं कि पृथ्वी की चट्टानों से होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे, जिनको बॉडी वेव्स कहते हैं, पी और एस वेव, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स भी उसको कहते हैं, और उसके बाद जो धरातलीय तरंगे हैं जिनको सरफेस वेव्स कहते हैं, उसमें रेले और लव वेव्स आते हैं। ठीक है, तो इनसे होने वाले जो कंपन होते हैं उन्हीं को भूकंप कहते हैं। ठीक है, बेसिकली चलो आ जाओ, थोड़ा सा बता देता हूँ। पूरा अर्थक्वेक तो अभी यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। सपोज करो कि ये कोई अर्थ है जहाँ पर यहाँ पर जो है कंप्रेशन हो रहा है या डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के कारण कोई आपका अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस।
ठीक है। फोकस बोलते हैं, कहीं कहीं पर आप हाइपोसेंटर भी देखते होगे कि हाइपोसेंटर भी इसको बोलते हैं, ठीक। और इस फोकस के ठीक ऊपर का धरातल पर जो बिंदु होगा इसको हम लोग बोलते हैं एपीसेंटर, ठीक है, एपीसेंटर, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिख रखा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने एपीसेंटर, हाइपोसेंटर और फोकस बताया। दूसरा पॉइंट है कि एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि एस वेव जो है वो सॉलिड ओनली, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। पी वेव तीनों में जाती हैं, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं, लेकिन जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। कहता है कि इन्फोग्राफिक देखें तो ये देख लेते हैं किस तरह से भूकंपीय तरंगें चलती हैं। देखिए, एक बैकग्राउंड नॉइज होती है सबसे पहले नंबर पर, कि मतलब एक थोड़ा शोर होता है जो हमें सुनाई कम देता है। फिर दूसरा है कि पी वेव या पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है, लेकिन ये विनाशकारी उतनी नहीं होती हैं, अभी मैं बता रहा हूं आगे। तीसरा है कि इसके बाद एस तरंगे पहुंचती हैं जो कि उतनी विनाशकारी ये भी नहीं होती है, लेकिन धरातलीय तरंगे सबसे अंत में पहुंचती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये देख सकते हैं कि इनका जो, चूंकि ये सरफेस वेव्स होती हैं, सरफेस पर चलती हैं, ठीक है, तो इसलिए जो सरफेस पर बने हुए मकान या इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है धरातलीय तरंगों से। आप देख भी सकते हो कि इसका जो वाइब्रेशन या कंपन दिखाया हुआ है, इनका जो दिखाया हुआ है और जो इनका दिखाया हुआ है, उनमें धरातलीय तरंगों का क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर समय अंतराल की बात की जाए तो आप देखते हो कि अगर ये 2 मिनट पर आती है, 0 पर अगर बैकग्राउंड नॉइज़ हुई, यानी कि कहीं पर भूकंप स्टार्ट हुआ, तो 2 मिनट बाद लगभग पी तरंगें पहुंचती हैं। उसके 2 मिनट के अंतराल के बाद, यानी कि 4 मिनट के आसपास में एस तरंगें पहुंचती हैं, और उसके 2 मिनट के अंतराल के बाद धरातलीय तरंगें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पहला भूकंप 0 समय पर आता है, पहली पी तरंग 2 मिनट पर आती है, पहली एस तरंग 4 मिनट पर आती है, और धरातलीय तरंगें पृथ्वी के ऊपरी भाग का पूरा चक्कर लगाकर अंत में पहुंचती हैं। 5वां पॉइंट लिखता है कि यहाँ एस पी के मध्य का समय अंतराल 2 मिनट से थोड़ा कम है, जो भूकंप विज्ञानी को बताता है कि भूकंप उद्गम कितनी दूर था, ठीक है। अब आते हैं फिर से कुछ पॉइंट्स जो पढ़ते हैं। भूकंपीय झटके, हल्के हल्के भूकंपीय झटकों की श्रृंखला के मामले में मुख्य भूकंप के पहले, मुख्य भूकंप के दौरान और मुख्य भूकंप के बाद संबंधी भूकंपीय पैटर्न नहीं होता है। हल्के हल्के भूकंपीय झटकों की श्रृंखला को दिनों, घंटों, यहाँ तक कि हफ्तों तक भी देखा जा सकता है। जो हल्के हल्के भूकंपीय झटके आते हैं वो कई दिनों तक आते रह सकते हैं, या कई घंटों तक या कई हफ्तों तक लगातार चलते रह सकते हैं। इसमें अधिकतर कम से मध्य तीव्रता वाले झटके शामिल होते हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें बड़े झटके भी आ सकते हैं। सपोज करो कि हल्के हल्के झटके आपको महसूस हो रहे हैं हर 2 घंटे पर, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी आवृत्ति कम होती जाएगी। हो सकता है कि एक बड़ा झटका भी आपको बीच में महसूस हो जाए। ये अक्सर जो इस तरह के भूकंपीय झटके होते हैं वो कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। ये मौजूदा जो भ्रंश प्रणाली है, यानी कि जो फॉल्ट्स होते हैं, ये वहाँ उत्पन्न होते हैं और निरंतर जो भी प्रेशर या टेंशन है, यानी कि दबाव या तनाव है, वो उन पर बना रहता है। अब आइसलैंड में क्या कारण है वो चीज़ एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि आइसलैंड में इस भूकंप के कारण, देखिए, तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, भूकंप से ही रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि सबसे पहले पी वेव्स, भूकंप के बाद सबसे पहले पी वेव्स हमें महसूस होती हैं, फिर लिखेगा उसके लगभग 2 मिनट बाद या 2 मिनट से थोड़े कम समय बाद एस वेव हमें महसूस होती हैं। फिर लिखेगा कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी या तबाही मचाने वाली वेव्स धरातलीय वेव्स या धरातलीय तरंगें होती हैं। फिर चौथा पॉइंट लिखेगा कि ग्रीनलैंड में अभी लगभग 2200 या 2000 प्लस हल्के भूकंपीय झटके महसूस किए गए। तो आपको पता है कि ये जो ग्रीनलैंड है ना, आपने पूरी न्यूज़ पढ़ी लेकिन आइसलैंड को याद नहीं रखा आपने, ग्रीनलैंड या कोई और लैंड बना करके अगर दे देता है वो, तो आप क्या होंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा ये हो सकता है वहाँ भी रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो पॉइंट लिखा हुआ है यूपीएससी उसी के साथ खेलती है। तो जो भी पढ़िए उसमें 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ हमने वही पढ़ा, और अगर कहीं ओनली वर्ड देखिए या केवल वर्ड देखिए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर ओनली है तो उसके बारे में आपको थरो पता होना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइसलैंड में इस भूकंप के कारण मध्य अटलांटिक कटक जो होता है, मिड अटलांटिक
रिज वाले जो क्षेत्र हैं उसमें प्लेटों की डाइवर्जिंग गति हो रही है, तो उसके कारण हल्के हल्के भूकंपीय झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हमें पता चला कि पहला, मिड अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज के क्षेत्र में प्लेट क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, डाइवर्ज करने का मतलब हुआ ये एक दूसरे से प्लेट्स क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। सपोज करिए कि एक प्लेट्स एक दूसरे के ऐसे पास में है, ऊपर नीचे, तो ये डाइवर्ज कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन प्लेटों की जो डाइवर्जिंग मोशन है, अपसारी गति है, वो एक हॉटस्पॉट का निर्माण भी करती है। इन हॉटस्पॉट के माध्यम से गर्म पिघली हुई चट्टान का एक ऊर्ध्वाधर प्रवाह, यानी कि एक वर्टिकल फ्लो, सपोज करो कि ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, और यहां पर गर्म पिघली हुई चट्टान का एक ऊर्ध्वाधर प्रवाह यहां से ये ऊपर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मैग्मा। ठीक है, आइसलैंड जो है मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है और यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर 2 जो ज्वालामुखी हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आइसलैंड के। पहला है माउंट फाग्राडल्सफियाक और दूसरा एय्याफ्लालुकुट। ये 2 ज्वालामुखी यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजस डल सलाडो कहाँ स्थित है। ये भी एक ज्वालामुखी है, बताना है कहाँ स्थित है। अगला ये मैंने आपको बता दिया है। सुर्खियों में कुछ चीज़ें हैं, जैसे CIP इस समय सुर्खियों में है, जिसका नाम है कॉसेस्मिक आइनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार कहता है कि कम तीव्रता के जो भूकंप होते हैं वो आयन मंडल पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कम तीव्रता के जो भूकंप होते हैं वो क्षोभ मंडल पर भी, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि नहीं, आयन मंडल पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है कि भूकंप आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशन या विक्षोभ जो उत्पन्न करते हैं उन्हें ही CIP कहा जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्ध्वाधर क्रिस्टल हलचलें वायुमंडल में ध्वनिक तरंगों को सक्रिय करती हैं, यानी कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ऊपर की ओर क्रिस्टल हलचल है, ऊपर की ओर जो चलने वाली क्रिस्टल की डिस्टर्बेंस है, वो ध्वनि तरंगों को, यानी एकॉस्टिक्स जो वेव्स होती हैं उनको सक्रिय करती हैं। ये तरंगें ऊपर की ओर फैलकर आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर तक पहुंचती हैं और वहां पर GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के उपग्रह तथा जमीन पर स्थित इनके रिवर्स के लाइन ऑफ साइट्स के इलेक्ट्रॉन्स में बाधा पैदा करती हैं। ठीक है, फिर अगला जो लास्ट पॉइंट है CIP के बारे में, वो कहता है कि इसकी मदद से अंतरिक्ष से जमीन पर भूकंप के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इससे अंतरिक्ष स्थित उपग्रह का उपयोग करके भूकंप के पूर्व संकेत को समझने में भी मदद मिलेगी। तो CIP का जो फ्यूचर है वो इस तरह से है कि हम लोग CIP का फ्यूचर नहीं है, CIP की मदद से हम लोग फ्यूचर में भूकंप को क्या कर सकते हैं, मतलब पहले ही इसकी वार्निंग जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो उसके पूर्व संकेतों को पकड़ने में ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। इसका नाम है कॉसेस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि मतलब सीधे यूपीएससी पूछ सकता है कि कॉसेस्मिक आयनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस के ये मुद्दे हैं, ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं या आयन मंडल में पाए जाते हैं, या मतलब कहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा पैदा करते हैं, कहाँ प्रभाव पड़ता है उनका। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2 पॉइंट देखने जा रहे हैं, वो हम लोग का ये है। तो लैंडस्लाइड इन हिमालयाज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हुआ क्या है कि अभी आपको पता होगा उत्तर काशी में, उत्तराखंड में जो कि स्थित है, वहाँ पर जो टनल है उसके ढहने से कुछ मजदूर अंदर फंस गए थे। और आपको पता होगा कि बहुत सारी ड्रिलिंग मशीन्स लगी थी। काफ़ी मुझे लगता है कि 6 महीने या 5 महीने पहले की न्यूज़ है, उसको काफ़ी कवरेज मिल रही थी। और जो ड्रिलिंग मशीन थी बड़ी बड़ी, वो भी टूट गई थी। अंत में किसी तरह से जो है उन लोगों को निकाला गया। और ये आपको ये भी पता होगा कि जो 4 धाम के लिए एक यात्रा के लिए बनाया जा रहा है, उसमें सिलक्यारा बारकोट सुरंग उसका नाम था, सिलक्यारा बारकोट सुरंग। ठीक है, सिलक्यारा बारकोट टनल। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है,
इसी में ये घटना हुई, ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य क्या कहता है कि सिलक्यारा बारकोट सुरंग जो है वो दक्षिणी छोर पर इसमें एक अवस्थित है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, उससे ये जोड़ेगा धरासू एक जगह है उत्तरी छोर पर, इन दोनों को ये सुरंग जोड़ती है। और ये 12 मासी सड़क परियोजना बन रही है, मतलब वहाँ ठंड के कारण जो भी ग्लेशियल्स वहाँ पर या बर्फ़ जमती है उसके कारण हर महीने में आना जाना संभव नहीं था सड़क मार्ग से, तो इसलिए इस टनल के माध्यम से कभी भी आप आ जा सकते हैं। 4 धाम 12 मासी सड़क परियोजना का ये हिस्सा था। जिस क्षेत्र में ये टनल बनाई जा रही थी वहाँ पर चूना पत्थर और अन्य मुलायम चट्टानें हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं एक पॉइंट और आपको अभी बताऊंगा कि रैट होल्स क्या होते हैं, वो भी मैं अभी या नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा आपको। तो जहाँ पर बनाई जा रही थी वहाँ पर चूना पत्थर यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य मुलायम चट्टानें, ये काफ़ी मुलायम होती हैं चट्टानें, और इनमें क्या होती है, ढहने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या कहते हैं, इनमें लैंडस्लाइड या स्लाइड होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये चट्टानें पानी के रिसाव आदि से सुरंग ढहने के कारण इस तरह की स्थिति होती है। अब हिमालयी क्षेत्र में ये भूस्खलन जो होता है या एवलांश जो होता है, बेटर वर्ड है कि लैंडस्लाइड जो होता है वो इतनी अधिक संभावना क्यों है। कुछ पॉइंट्स हैं। पहला तो है जो जियोमॉर्फोलॉजी या भूगर्भीय जो चीज़ें हैं उसमें कि जो भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं वहाँ पर जो भी जियो साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भ्रंश रेखाएं शामिल हैं और भूकंप आने का जो है वहाँ पर संभावना अधिक है क्योंकि भूकंपीय का उच्च प्रसार है वहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आकृति संबंधी उनकी जो आकृति है, जैसे विशेष रूप से शिवालिक क्षेत्र में बजरी और जलोढ़ के असंगठित तलछट के पहाड़ हैं। चूँकि आपको पहले पता है कि टेथिस सागर था तो फिर फोल्डेड माउंटेन्स बना, 3 बारी में वो लड़ता है। जब आपका इंडियन पेनिनसुलर प्लेट आपकी फ्लोट करके आती है तो ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है उससे लड़ती है, तो टेथिस सागर क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है। तो वही जो है बजरी और जलोढ़ का जो मैदान होता है या असंगठित तलछट है यानी कि एलुवियल सॉइल्स जो है उनके निर्माण से ये पहाड़ बना हुआ है जो कि पहाड़ निर्माण के लिए अनुपयुक्त होते हैं, तो इसलिए आकृति संबंधी भी इसमें थोड़ी सी जो है कमी है। दूसरा है कि उच्च जल स्तर के कारण ढीले पैच के माध्यम से पानी का रिसाव होता है। आपको पता चल गया कि जलोढ़ मिट्टी है या बजरी से बना हुआ है, तो जो भी ऊपर से ग्लेशियल वाटर आता है, जो भी ऊपर से पानी आता है वो क्या करता है, रिसता है धीरे धीरे। तो जब पानी रिसता है कहीं से भी, अगर किसी की छत से पानी रिसेगा तो छत कमजोर हो जाएगी, उसी तरीके से जैसे इसमें से पानी रिसता है तो ये भी धीरे धीरे पैच जो है वो ढीला होता है और इस कारण से भी आकृति संबंधी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तीसरा है क्लाइमेटिक या जलवायु। क्लाइमेटिक या जलवायु की बात करें तो सुरंग के अंदर और आसपास बर्फ का जमा हो जाना और बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं भी वहाँ पर देखी जाती हैं, जिसके कारण भी वो काफ़ी आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हो जाता है कि वहाँ पर भूस्खलन आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक में देखेंगे तो अपर्याप्त जांच सहित उक्त इष्टतम डिज़ाइन, यानी कि पहला तो जांच नहीं होती है, पूरी तरह से ये नहीं देखा जाता है कि जो भी डिज़ाइन बनानी है वो उस एरिया में, यानी कि जो आपके लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है हिमालय में, वहाँ पर क्या बेस्ट डिज़ाइन होगी इसकी पूरी तरह से जांच नहीं होती है। मतलब एक आप पहले से प्री ऑक्युपाइड माइंड से या पुरानी डिज़ाइंस के माध्यम से वहाँ पर आते हैं, लेकिन फुली आप चेक नहीं करते हैं कि किस स्तर का भूकंप ये सह सकता है, क्या डिज़ाइन दी जाए जिससे कम से कम यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड की शिकायतें हों, ठीक है। तो ये भी एक जो है निर्माण के समय या कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो उसके समय में थोड़ी सी कमी रह जाती है, ठीक है। दूसरा है कि जो भी क्लाइमेटिक चेंज या जलवायु परिवर्तन है उसके कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिससे परमाफ्रॉस्ट का विगलन या गलना शुरू होता है। परमाफ्रॉस्ट वो एरिया है जो कि टोटल हमेशा फ्रीजिंग सिचुएशन में रहता है, तो हिमालयी क्षेत्र में जब जाएंगे तो एक परमाफ्रॉस्ट की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। वहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादरें, ठीक है, मतलब कई कई मीटर की मोटी चादरें जो हैं उनको परमाफ्रॉस्ट नाम दिया जाता है। भूस्खलन से निपटने हेतु कुछ पहले हैं, जैसे GSI या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की संवेदनशीलता का मानचित्रण किया जाता है कि एक मैपिंग किया जाता है कहाँ पर कितना संवेदनशील है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गोरखपुर सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसी तरह हिमालय के जो तटीय एरिया है वो सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। आप झांसी के साइड चले जाओगे तो सिस्मिक जोन 2 में आता है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक मैपिंग जो है वो परियोजना बनाई गई है, उसके बेसिस पे भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी कि LEWS
तो इसका फुल फॉर्म है लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो LEWS जो है विकसित किया गया है। दूसरा है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जोखिम क्षेत्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये 2 काम किया गया है। फिर सुरंग निर्माण की कुछ तरीकों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ड्रिल एंड ब्लास्ट विधि होता है। इसके अलावा न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड जो NATM इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, फिर टनल बोरिंग मशीन्स आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। जैसे दिल्ली मेट्रो का इसी मेथड से जो है काफ़ी अधिक महंगी मशीन्स होती हैं लेकिन सुरक्षित होती हैं, तो इसी मेथड से जो है निर्माण किया गया। अन्य तरीके भी हैं, जैसे इसमें रोड हेडर इत्यादि की बातें कहता है। अब आता है रैट होल माइनिंग। हालांकि ये मैं दूसरे टॉपिक में देखा था इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी दिया गया है, तो देख लेते हैं। कहता है कि उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे जो श्रमिक हैं उनको निकालने के लिए रैट होल माइनिंग विधि का उपयोग किया गया है। ठीक है, रैट होल माइनिंग नॉर्थ ईस्ट में ये वाला मेथड काफ़ी प्रिवेलेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं। तो हम वहाँ बेसिकली जो माइनिंग करते हैं वो रैट होल माइनिंग करते हैं। रैट होल माइनिंग में ज़मीन में संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है, जैसे रैट होल नाम है उसका। जैसे एक व्यक्ति के जाने भर की सुरंग बनाई जाती है। सुरंग आमतौर पर इतनी चौड़ी होती है कि केवल एक व्यक्ति इसमें जा सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि इन सुरंगों को कोयले जैसे खनिजों को निकालने के लिए भी बनाया जाता है। देश में सबसे ज़्यादा रैट होल माइनिंग मेघालय में होती है। मैंने बताया कि रैट होल माइनिंग नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में होती है। इसी कारण वहाँ पाए जाने वाले कोयले का संस्तर थोड़ा पतला होता है। रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति क्या है? तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रैट होल माइनिंग को प्रतिबंधित कर दिया था और इसको अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित या जोखिमपूर्ण बताया था। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर इस विधि के माध्यम से कोयले का खनन, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम तथा खनिज रियायत अधिनियम 1960 के तहत किया जाता है तो NGT का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना नियम था, क्या नाम था उसका, खान और खनिज अधिनियम, खनिज तथा खनिज रियायत अधिनियम 1960, उसके तहत अगर खनन किया जाता है तो NGT का जो 2014 का प्रतिबंध आया है वो उस पर लागू नहीं होगा। रैट होल माइनिंग से जुड़े मुद्दे क्या हैं? तो मिट्टी का कटाव होगा, जल प्रदूषण, खराब वेंटिलेशन और बच्चों की भागीदारी की। रैट होल माइनिंग में थोड़े कम उम्र के या दुबले बच्चों को या वयस्क 18 वर्ष के बच्चों को उसमें भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं इससे। तो ये पूरा मुद्दा हमने पढ़ लिया। मुद्दा क्या था? मुद्दा था आपका हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जो आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड सारा कुछ हमने पढ़ लिया। यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकती है? यूपीएससी ये बना सकती है कि हाल ही में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित सिलक्यारा बारकोट सुरंग में क्या हुआ है? अभी लैंडस्लाइड हुआ है। पहला ऑप्शन ये बना सकती है। फिर इसमें लिखेगा कि ये जो भूस्खलन हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर रैट होल माइनिंग विधि का प्रयोग किया जा रहा था। तो आपको भी पता है कि रैट होल माइनिंग विधि का प्रयोग वहां नहीं हो रहा था। ठीक है, वहां किसी और विधि का प्रयोग होता था। रैट होल माइनिंग विधि से बचाया गया है मजदूरों को। तो इस तरह से यूपीएससी जो है दिमाग के साथ खेलती है कि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन बस स्टेटमेंट्स को इस तरह से वो लोग प्लेस करते हैं कि उस समय दिमाग क्या हो जाता है, ब्लंट फील करता है, यानी कि पूरी तरह से कॉन्शियसनेस नहीं रहती है कि आपने पढ़ा था, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि रैट होल माइनिंग जो मेथड है उससे बचाया गया है और ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड या जो 2-3 और टनलिंग मेथड थे उस विधि से बोरिंग या टनल बनाने का काम किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में हीट वेव। तो अभी के समय में हीट वेव की मार आप लोग से अच्छा कोई महसूस नहीं कर सकता है। तो ये जो हीट वेव वाला टॉपिक है ये हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए वो उतना बहुत है। आप लोग प्री से पहले कोशिश करिए कि सारे वीडियोस को एक बारी 2x पर करके देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद रीड आउट अगर कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखे हैं तो समय निकाल के रीड आउट कर लीजिए खुद से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।